एवरीवन, टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा। बंगाल के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि आफ्टर यूरोपियन कंपनीज के बाद बंगाल का क्या हाल हुआ, तो उसके ऊपर चर्चा होने वाली है हमारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया है वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात, जो कल से हम शुरू करने वाले हैं। ये मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होगा। आफ्टरनून फिर शाम को या दोपहर के 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री, संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, जो अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस जो कंटिन्यू चल रही है, उसी पर अभी चर्चा होने वाली है। 9000 जीके वन लाइनर बाय टॉक, माने टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से पहली बार 9000 जीके वन लाइनर को कवर किया जाएगा। एग्जाम की बात 5 जून 2020 से हमारे यहाँ पर लेक्चर शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाएंगे, इंपॉर्टेंट रोल को उठाएंगे, इंपॉर्टेंट किसी टॉपिक को उठाएंगे, उस पर हमारी चर्चा होगी। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बंगाल के बारे में। तो बंगाल के बारे में आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि औरंगजेब से हम शुरू कर रहे हैं, जिनका शासन काल था 1658 से 1707। हमने बाकी लेक्चर कवर कर लिए हैं। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में क्लिक कर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं औरंगजेब। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द ग्रेजुअल डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर बिगेन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का क्रमिक पतन और विघटन आरंभ हो गया। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जब वो डेट कर जाते हैं, तो धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन की तरफ, मतलब उसका पतन होना शुरू हो चुका था। Bengal was one such province which first became independent from the Mughal Empire and was also first under British rule. बंगाल एक ऐसा सूबा था जो सबसे पहले मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ और सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के अधीन भी हुआ। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पर कि बंगाल जो था सबसे पहले मुगलों के शासन से आजाद हुआ था, लेकिन जैसे ही वो आजाद होता है, संगे संग वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में भी आ जाता है, जो हम पढ़ेंगे प्लासी के वार के टाइम पर। अब यहां बात करते हैं हम मुर्शिद कुली खां के ऊपर। मुर्शिद कुली खां, बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस इन द मुगल पीरियड। मुगल कालीन सूबों में बंगाल सबसे धनी प्रांत हुआ करता था। जब मुगलों का शासन था तो बंगाल जो था वो सबसे धनी, मतलब रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था। After the death of Aurangzeb, Bengal became completely independent under the leadership of Murshid Quli Khan. औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया। जैसे ही आपकी जो बंगाल जो मुर्शिद कुली खां जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं, इसका मतलब है उनके हाथ में कंट्रोल आ गया। औरंगजेब जैसे ही डेट करते हैं, उनके बाद ही मुर्शिद कुली खां पूरे के पूरे साम्राज्य को अपने हाथों में ले लेते हैं। मुर्शिद कुली खान मूव द कैपिटल फ्रॉम बंगाल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद इन 1719 AD। मुर्शिद कुली खान ने 1719 ईस्वी में बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दिया था। पहले बंगाल की जो राजधानी, जो कैपिटल हुआ करता था, वो ढाका हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1719 AD में मुर्शिदाबाद इसे ट्रांसफर कर दिया था। मुर्शिद कुली खान प्रोवाइडेड तका वरीन to the farmers under the new land revenue system in Bengal and promoted the monopoly practice in Bengal. मुर्शिद कुली खान बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया तथा बंगाल में इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा देते थे वो। तो आप गाइज, आपके लिए होमवर्क है, तकावी ऋण क्या था और इजारेदारी प्रथा क्या थी, इसे आपको सर्च करना है, क्योंकि मैं उतना डीप अभी नहीं जा रहा हूं, बिकॉज अभी हम जस्ट शॉर्ट नोट्स कवर कर रहे हैं बंगाल के ऊपर, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए थे। मैं यहाँ पर एक चीज बात करूंगा, जब औरंगजेब की डेट हो जाती है तो पूरा कंट्रोल मुर्शिद कुली खां के कंट्रोल में आ जाता है बंगाल का, लेकिन
मुगल साम्राज्य के प्रति, मुगल साम्राज्य को ये रिस्पेक्ट देने के लिए उनको हर साल नजराना दिया करते थे और साथ ही साथ आप कह सकते हैं टैक्स भी देते थे, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए। अब बात करते हैं सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान, जैसे ही मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है 1727 में, सुजाउद्दीन बिकम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन बंगाल का अगला नवाब बनता है। मतलब जैसे ही मुर्शिद कुली खान डेट करता है उसके बाद सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठता है, और मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। Suzaudeen's principal administrative advisor included राय ए रायन, आलम चंद, जगत सेठ, फतेह चंद जो मनी लेंडर हुआ करते थे, एंड अली वर्दी खान एंड हाजी अहमद खान। सुजाउद्दीन के प्रमुख प्रशासनिक सलाहकारों में थे कौन कौन? राय रायन, आलम चंद, जगत सेठ, फतेह चंद जो साहूकार थे, और तथा अली वर्दी खान और हाजी अहमद खान। इनके ये ग्रुप मेंबर्स हुआ करते थे, मतलब इनकी सभा में थे। अब बात करते हैं सुजाउद्दीन से और आगे बढ़ते हैं इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट। सुजाउद्दीन अपॉइंटेड अली वर्दी खान इन 1739 एज द फाइनेस्ट नाजिम ऑफ बिहार। सुजाउद्दीन ने अली वर्दी खान को 1739 में बिहार का नायाब नाजिम नियुक्त किया। तो अब यहाँ पर नया नाजिम कौन नियुक्त हो रहा है? तो ये आप देख सकते हैं, सुजाउद्दीन जो है उन्होंने अली वर्दी खान को 1739 में बंगाल का नया नवाब तैयार कर दिया। एट द सेम टाइम सुजाउद्दीन डाइड, और इसी समय क्या हुआ? सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं अलाउद्दौला हैदर जंग सरफराज खान। आफ्टर सुजाउद्दीन हिज सन आलम उद्दौला हैदर जंग सरफराज खान बिकम द नवाब ऑफ बंगाल इन 13 मार्च 1739। मतलब जैसे ही सुजाउद्दीन डेट करता है, उनका जो लड़का होता है वो, उनका नाम रहता है कि आलम उद्दौला हैदरगंज सरफराज खान अगला नवाब बंगाल का बनता है। कब? 1739 में। जबकि प्रीवियस में हमने देखा यहाँ पर वो नाजिम बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मतलब आगे देखते हैं, सुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र आलम उद्दौला हैदर जंग सरफराज खान, इनका पूरा नाम है ये, 13 मार्च 1739 को बंगाल का नवाब बना। There was a revolution in Bengal soon due to the Sarfaraz infection and disqualification towards administrative works. सरफराज की प्रशासनिक कार्यों के प्रति निष्क्रियता और अयोग्यता के कारण शीघ्र ही बंगाल में एक क्रांति हो गई, क्योंकि ये उतने एक्टिव नहीं थे, ये इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ये अयोग्य थे, ये डिसीजन मेकर नहीं थे। अब आगे, हाजी अहमद एंड जगत सेठ वेयर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस रिवोल्यूशन लीड बाय अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के नेतृत्व में हुई इस क्रांति में हाजी अहमद और जगत सेठ भी शामिल थे। मतलब इनके विरोध में आलम उद्दौला हैदर जंग सरफराज खां के विरोध में जो इन लोग खड़े हुए थे, उसमें अलीवर्दी खान लीड रोल प्ले कर रहे थे, और उनके सपोर्ट में हाजी अहमद जगत सेठ इन्वॉल्व थे। Sarfaraz Khan was badly defeated in the Battle of Gharia Fort near Rajmahal in 1740 AD। 1740 ईस्वी में राजमहल के समीप लड़े गए घेरिया के युद्ध, याद रखना आपको, बैटल ऑफ घेरिया कब हुआ था? 1740 में। सरफराज खां की बुरी तरह हार होती है और वो हार जाते हैं, और बंगाल से उन्हें हाथ धोना पड़ता है। उसके बाद अली वर्दी खां गद्दी पर बैठते हैं। अली वर्दी खां जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लीड रोल प्ले कर रहे थे बंगाल के क्रांति में, वो गद्दी पर बैठते हैं। द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का अगला नवाब अली वर्दी खां हुआ। अली वर्दी खां कट द अमाउंट ऑफ शाइटनिंग्स गिवन टू द मुगल्स रूलर एंड एबॉलिश द ट्रिब्यूट पेड एनुअली, thus the formal sovereignty of the मुगल emperor also ended। अली वर्दी खान ने मुगल शासकों को दी जाने वाली नजराने की राशि में कटौती की। जो पहले शुरुआत की गई थी औरंगजेब के बाद, तो वहां पर ये नजराने में धीरे धीरे कटौती की गई तथा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला नजराना समाप्त कर दिया गया।
इस प्रकार मुगल सम्राट की औपचारिक प्रभुता भी समाप्त हो गई। अब यहाँ पर क्या है, जो मुगल सम्राट की जो इमेज बनी हुई थी, धीरे धीरे करके वो भी खत्म होती चली गई। In the last days of Ali Wordi Khan's reign, the British started the fortification of Calcutta. अब अंग्रेज इंटर करना शुरू करते हैं, तो अली वर्दी खां के शासनकाल के अंतिम दिनों में अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी की प्रारंभ की। और आपको पता होगा इसी से रिलेटेड फिर यहाँ पर आगे चलकर प्लासी का युद्ध होता है। अली वर्दी खां डाइड ऑफ ड्रॉपसी, ये एक बीमारी थी इनको, 10 अप्रैल 1756, एज एट लीस्ट 80 ईयर्स, लगभग 80 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। अली वर्दी खां की मृत्यु 10 अप्रैल 1756 को कम से कम 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। His grandchild from daughter's side, Sirajuddaulah, succeeded him in April 1756 at the age of 23. अब बेटियों की तरफ से उनके पोते कौन थे? सिराजुद्दौला। उन्होंने 23 साल की उम्र में 1756 में उत्तराधिकार इनका संभाल लिया। अब यहाँ पर गद्दी पर कौन बैठेंगे? अली वर्दी खां की जगह में उनका जो पोता होगा वो सिराजुद्दौला, जो 23 साल की उम्र में 1756 में अप्रैल 1756 में गद्दी पर बैठते हैं। और इसी के साथ अब हम सिराजुद्दौला नेक्स्ट कमिंग टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें सिराजुद्दौला के बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों अलग किया गया है? क्योंकि सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध से रिलेटेड है। तो इसमें हम देखेंगे सिराजुद्दौला के साथ प्लासी वार, उसी के साथ कनेक्टेड है आपका मीर जाफर, उसी के साथ कनेक्टेड है मीर कासिम, और उसी के साथ कनेक्टेड है बैटल ऑफ बक्सर, मतलब बक्सर का युद्ध। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अच्छे तरह से कवर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बंगाल के अंतर्गत अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैंने आज जितना भी कवर करवाया उसको आप अच्छे तरह से रिवाइज करिए, वो 100% होगा आपके लिए। बस बैटल ऑफ घेरिया आपको याद रखना है, जो 1740 में हुआ था, इसको आपको दिमाग पर रखना है। तो कमिंग टॉपिक आपको याद रखना है कि ये होने वाले हैं, तो क्लास को एब्सेंट नहीं करना है। इसी क्रम में हम अपने चैप्टर को धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर सेशन को लाइक किया होगा आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए हैं, फिर भी कमेंट बॉक्स पर आपके व्यू को दीजिएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, ये होता है बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स के साथ।